गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ आइस कोटिंग ऑन सैग। हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, जिसमें हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा था, सैग और सैग का डेरिवेशन। ठीक, जिसमें क्या चीज़ देखा था, सैग का डेफिनेशन। इसके बाद फिर हम लोगों ने इक्वल हाइट के लिए सैग का कैलकुलेशन और अनइक्वल हाइट के लिए सैग का कैलकुलेशन किया था। अब हम लोग केस के बारे में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बर्फ मतलब जो कुछ जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, जो उसमें सैग है, उस सैग पर बर्फ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, भारत में कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर बर्फ पड़ता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि बर्फ के पड़ने के कारण, या फिर हम कहें तो किसी किसी भाग में हमेशा बर्फ पड़ता है, या फिर किसी किसी भाग में क्या होता है, कभी कभी बर्फ पड़ता है। तो क्या होता है कि भारत में कुछ ही भाग में बर्फ पड़ता है, जिस कारण केवल बर्फ पड़ने के दिनों में ही उस भाग में स्थित जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होगा, जो ओवर ट्रांसमिशन लाइन है, उसके कंडक्टर का प्रभावी भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। और इस कंडक्टर पर, जैसे ये अगर हमारा कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर पर चारों तरफ अगर बर्फ अगर जमा हो जाएगा, तो उसका जो प्रभावी भार होगा, प्रभावी भार का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव वेट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ के पड़ने के कारण से उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर अब हमारा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो गया है, बर्फ जमा हो गया है। ठीक, तो सपोज किया कि जो कंडक्टर का जो डायमीटर है वो कितना है, डी मीटर, और उस पर जो बर्फ जो जमा हुआ है, हमने सपोज किया वो यूनिफॉर्म बर्फ जो जमा हुआ है, मतलब एक समान बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ की ऊंचाई, ऊंचाई नहीं, बर्फ की जो मतलब लेयर की जो मोटाई है, उसको हमने कितना मान लिया, वो टी मान लिया। टी सेंटीमीटर, या फिर जो है कि टी मीटर, तो टी सेंटीमीटर उसको हमने माना। ठीक है, तो अब क्या है कि यदि डी मीटर व्यास के कंडक्टर पर, ठीक है, यदि डी मीटर व्यास के कंडक्टर पर टी मीटर मोटी बर्फ की परत जम जाए, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके, इस केस अभी कितना कंडक्टर का डायमीटर है, डी मीटर। ठीक है, लेकिन अब अगर टी मीटर की मोटाई का बर्फ अगर जम जाएगा, तो जो टोटल डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो अब जो हमारा इफेक्टिव टाइम मतलब कंडक्टर हो गया, अब ये पूरा हो गया। पहले केवल इतना ही था, लेकिन अब ये पूरा हो गया। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना होगा, ये डी ए हो गया, यानी टोटल यहाँ से ये लेंथ हो गया। तो यहाँ से टी प्लस डी प्लस टी, तो कितना हो जाएगा, डी प्लस टू टी मीटर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि तो टोटल जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, डी प्लस टू टी मीटर हो जाता है। अब क्या है कि तब कंडक्टर का बिना बर्फ के क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जब बर्फ नहीं जमा था, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो कितना था, कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। अगर ये सर्किल है, तो इस सर्किल का जो, किसी भी सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका डायमीटर है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई टू। अगर यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक, तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि तब कंडक्टर का जो है बिना बर्फ के क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि और कंडक्टर का बर्फ अगर हम ले लें, तो उसका डायमीटर कितना था, डी प्लस टू टी था। ठीक है, तो अब जब डी की जगह पे हम कितना रखेंगे, डी प्लस टू टी, तो इस केस में कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी प्लस टू टी का होल स्क्वायर बाई फोर मीटर स्क्वायर। ठीक, तब क्या होगा, तब बर्फ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी जो हमारा यहाँ पे कंडक्टर था और जो ये बर्फ है, तो अगर हम बात करेंगे इस बर्फ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस केस में इस पूरे में से कंडक्टर के एरिया को घटा देंगे, तो केवल इतना पोर्शन का निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरे एरिया में से हमने कंडक्टर के एरिया को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो जो पूरा एरिया है वो कितना है, पाई डी प्लस टू टी का होल स्क्वायर बाई फोर, ये पूरा एरिया हो गया। इसके बाद माइनस पाई डी स्क्वायर बाई फोर किया, तो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें जो मिलेगा, अब देखिए जो d प्लस टू टी है, d प्लस टू टी का जो होल स्क्वायर है उसको हमने ओपन किया, तो क्या होता है डी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी इंटू टी बाई फोर माइनस पाई डी स्क्वायर बाई फोर। अब क्या हो जाएगा, सबको अगर हम अलग अलग ले लें तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, फिर पाई टी स्क्वायर, यहाँ से फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, फिर पाई डी टी माइनस पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पूरा क्या चीज़ मिलेगा, तो हमें जो चीज़ मिलेगा, अब देखिए अब यहाँ से पाई टी स्क्वायर और पाई डी टी ये चीज़ है, ठीक है, पाई टी स्क्वायर प्लस पाई डी टी, तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ से पाई टी कॉमन ले लिया, तो पाई टी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा टी और यहाँ से क्या बचेगा डी, तो पाई टी इंटू डी टी प्लस डी मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, ये है आइस का एरिया, ठीक। अब क्या है कि अतः चालक की जो प्रति मीटर लंबाई हेतु बर्फ का जो आयतन होगा, बर्फ का आयतन कितना हो गया, यानी 1 मीटर का हमें क्या करना है, बर्फ का आयतन निकालना है, तो बर्फ आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई मतलब लेंथ इंटू एरिया, ठीक है। तो 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो एरिया कितना आ गया है 1 मीटर का, तो वो आ गया हमारा पाई टी इंटू डी, पाई टी इंटू डी प्लस टी इंटू 1 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होगा, तो कितना आ जाएगा पाई टी इंटू डी प्लस टी, ये किसका आयतन है, वो 1 मीटर कंडक्टर का आयतन है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, तथा चालक पर प्रति मीटर लंबाई पर बर्फ का भार, यानी अब हम क्या निकालेंगे, आयतन हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्या चीज़, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का, जो 1 मीटर जो कंडक्टर हमने लिया है उस 1 मीटर पर बर्फ का भार कितना होगा उस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उसको हमने माना डब्लू आई, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, चालक पर बर्फ का आयतन गुणे बर्फ का घनत्व, ठीक है। तो बर्फ का जो हमारा आयतन है वो कितना है, पाई टी इंटू डी प्लस टी, और बर्फ के घनत्व की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 912 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई और 912 की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, 2864 टी इंटू डी प्लस टी के जी, ये क्या चीज़ आया, बर्फ का भार आया, ठीक। अब बर्फ के भार के कारण क्या होगा, बर्फ के भार के कारण चालक पर लगने वाला बल चालक के भार की दिशा में होता है, अतः चालक का प्रभावी भार, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए अगर हमारा जो ये कंडक्टर है और ये क्या था, ये बर्फ था, ठीक है, तो जो ये कंडक्टर है इसका भार कहाँ पर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं एक एक्सिस मान लें, तो जो कंडक्टर का वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और बर्फ भी क्या है, एक तरीके का इफेक्टिव है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, डब्ल्यू सी, और बर्फ भी उसी के एक समान लंबाई में वितरित है, तो यहाँ पर भी उसका जो एक वेट का जो घटक होगा वो भी कितना कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ ही काम करेगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो बर्फ का भार के कारण जो कंडक्टर पर लगने वाला जो बल होगा वह चालक के भार की दिशा में ही होगा। तो इस केस में अगर हम टोटल वेट की बात करें अगर डब्लू, तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस, तो उसी चीज़ को आपने यहाँ पे लिखा है कि डब्लू इज इक्वल टू डब्लू सी प्लस डब्लू आई, ठीक। अब क्या होगा, जहाँ डब्लू सी मतलब डब्लू सी क्या है, किलोग्राम में चालक की प्रति मीटर लंबाई का सेल्फ वेट यानी स्वभार, और डब्ल्यू आई क्या है, किलोग्राम में चालक की प्रति मीटर लंबाई पर जमी हुई बर्फ का भार, ठीक। तो हमने निकाल लिया क्या चीज़, बर्फ के कारण से उस कंडक्टर का वेट कितना होगा। अब हम देखेंगे क्या कि उस एयर का क्या जो है कि इफेक्ट होगा, एयर के कारण से क्या होगा। तो देखिए नीचे, अब जैसे अब हमारा अगर ये कंडक्टर है और यहाँ इसके चारों तरफ अगर बर्फ़ जमा है, तो उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, नीचे की तरफ डब्लू आएगा, ठीक है, डब्लू आई आएगा, यानी वेट ऑफ आइस हो गया, ठीक। और अगर इधर की ओर देखें तो इस केस में क्या होगा, अगर लम जो एयर प्रेशर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा,
वेट के परपेंडिकुलर, मतलब वेट के परपेंडिकुलर होगा तो इधर आ गया हमारा वेट ऑफ प्रेशर, मतलब विंड प्रेशर, वेट ऑफ प्रेशर नहीं विंड प्रेशर। ठीक है। इसके बाद एक कंपोनेंट हमारा इधर की ओर है, दूसरा कंपोनेंट ये इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसी एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसको जो इसका हमने रिजल्टेंट माना वो कितना मान लिया, डब्लू आर। तो अगर हम बात करें डब्लू आर की, तो देखिए क्या है, सपोज किया कि कंडक्टर का जो इक्विवेलेंट सरफेस एयर प्रेशर है वो कितना है, पी के जी पर मीटर स्क्वायर है। ठीक। इसके बाद कंडक्टर पर बर्फ की परत की मोटाई टी सेंटीमीटर है। तब कंडक्टर के प्रति एकांक लंबाई का जो क्षेत्रफल होगा, कंडक्टर के प्रति एकांक मीटर लंबाई का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, टी प्लस 2t/100 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक। तो कितना हो जाएगा, t+2t/100 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब क्या है, प्रति मीटर लंबाई पर एयर का जो भार होगा यानी जो डब्ल्यू पी होगा वो कितना हो जाएगा, p इंटू d+2t/100 के जी मीटर। अब अगर हम बात करें तो कंडक्टर पर डब्ल्यू रिजल्टेंट फोर्स कार्य कर रहा है, तब कंडक्टर का प्रति एकांक लंबाई पर बर्फ और हवा के प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा WC+WI। जो अभी यहाँ पर ये वाला डायग्राम था यहाँ, तो नीचे की तरफ क्या था, W था, और W इज इक्वल टू कितना था, WI+WC। और इधर की तरफ क्या था, विंड प्रेशर। ठीक। तो अगर हम बात करेंगे आर रिजल्टेंट की, तो इस केस में डब्ल्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट W² प्लस WP² इंटू cos⁵। तो cos⁵ 90 डिग्री है। ठीक है। तो वो तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसे तो कोई मतलब है नहीं। तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, W² प्लस WP²। और W की वैल्यू कितना है, WC+WI, यानी वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस इंटू विंड प्रेशर। ठीक। तो इस केस में जो हमारा पूरा जो इफ़ेक्टिव वेट मिलेगा, यानी प्रेशर के कारण से, अब मतलब जो हम जहाँ पर आइस कोटिंग है या जिस जगह पर बर्फ़ अगर पड़ रहा है, तो उस केस में उस पर कितना कंडक्टर होगा, और इसके बाद कितना उसका जो है कि हवा के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका हमने टोटल इफेक्टिव वेट निकाल लिया। अब देखिए, जब हमने वेट अगर कैलकुलेट कर लिया है, तो S इज इक्वल टू जो सैग होता है, S इज इक्वल टू WL² बाई 8T। इसके फार्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये रहा मतलब आइस कोटिंग और एयर प्रेशर के कारण से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सैग का। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पर्टेनिंग टू क्लियरेंस। ठीक। ओके। थैंक यू।